जब हमने शासन संभाला, अर्थव्यवस्था के हर पैरामीटर्स के ग्राफ ऊंधे मुंह गिर रहे थे। आज 3 साल के बाद भारत विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम, लगभग 28 करोड़ गरीबों को बैंक अकाउंट से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के चूल्हे देने का काम समाप्त हो चुका है। करोड़ों गरीबों को सिर्फ 12 रुपये के मामूली प्रीमियम में 2 लाख का बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7.5 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगारी देने का काम और उनको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण बैंक से दिलाने का काम, सरल शर्तों पर दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक कर एक देश एक स्वप्न था, उसको सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी सरकारों को साथ में रखकर, संघीय ढांचे की भावना को अक्षुण्ण रखकर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज वास्तविकता में परिवर्तित किया है और लगभग 16 प्रकार के टैक्स और लगभग 30 टैक्स की इकाइयों को मर्ज करने का एक भगीरथ काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 1 रैंक 1 पेंशन का सवाल है, तब तक आजादी से अब तक कोई सरकार देश की सीमाओं पर अपनी जवानी गलाने वाले जवानों के लिए ये फैसला नहीं कर पाती थी। ऊंचे बर्फीली पहाड़ियों पर रहने वाला जवान, रेगिस्तान में देश की सुरक्षा करने वाला जवान और जंगलों में रहकर अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर देश को सुरक्षित बनाने वाला जवान खुद असुरक्षित महसूस करता था। 1 रैंक 1 पेंशन का काम एक ही साल में कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जवानों का सम्मान करने का एक विनम्र प्रयास किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से एक ही फैसले ने भारत को देखने का, दुनिया का नजरिया बदला है। भारत अपनी प्रतिरक्षा के लिए कटिबद्ध है और उसके लिए कोई भी साहसी कदम उठा सकता है। उसका उदाहरण दुनिया के सामने भारत की सरकार ने रखा है और प्रधानमंत्री जी के कारण आज देश दुनिया को एक अलग दृष्टि से देख रहा है। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट, 104 उपग्रह अवकाश में छोड़ने के साथ ही, स्थित करने के साथ ही आज स्पेस की दुनिया में भारत ग्लोबल लीडर बनकर उपसा है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का बिल लेकर ये सरकार आई है, इसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचे, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और 3 साल के अंदर करीब 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया है और मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाएगी। 2022 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है। 2022 तक हर घर में शौचालय पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है। लगभग 4.5 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया गया। एक सोची समझी रणनीति बनाकर काले धन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की है। इसमें विदेशों में जो काला धन है उसके लिए एक SIT बनाना,
सारी प्राप्त सूचनाओं को एसआईटी को सौंपना, बेनामी संपत्ति के लिए कानून बनाना, नोटबंदी के माध्यम से अरबों खरबों रुपया जो धन कुबेरों के घर में पड़ा था, भ्रष्टाचारियों के घर में पड़ा था, उसको व्यवस्था में लाना, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए 20,000 जो मर्यादा थी कैश स्वीकृति की, उसको कम कर 2,000 करना, साइप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर के रूट से जो विदेश से काला धन आता था, वो संधियों को प्री मैच्योर समाप्त कर वो रास्ता बंद कर देना, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, सेल कंपनियों पर कठोर कार्यवाही कर सेल कंपनियों के माध्यम से जो काला धन व्यवस्था में आता था उसकी रोक लगाना, और अंततोगत्वा एक ही वर्ष के अंदर 91 करोड़ से ज्यादा नए करदाता जोड़ने का सफल प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं नहीं मानता आजादी के बाद काले धन पर इतनी श्रेणीबद्ध कठोर कार्यवाही किसी भी सरकार ने की होगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। शत्रु संपत्ति एक्ट वोट बैंक की लालच में लाया नहीं जाता था। हमने वोट बैंक की लालच छोड़कर शत्रु संपत्ति एक्ट लाकर एक कठोर मैसेज भेजने का प्रयास किया है। जेनरिक दवाइयों की दुकानों का एक जाला बुनकर 30% से 280% तक दवाओं को सस्ती गरीबों को देकर एक गरीब को स्वास्थ्य अपना सुधार करने का नया अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जब दिल की बीमारी और स्टेंट रखने का समय आता था तब स्टेंट की कीमत 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक हुआ करती थी और उसको गरीब करा नहीं पा रहा था। आज हमने 7,000 से लेकर 40,000 तक स्टेंट की कीमत कर इसको दिल का इलाज करने के लिए एक नया रास्ता दिया। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, आपदा रिलीफ को हर दृष्टि से 2 गुना 3 गुना करना, नीम कोटेड यूरिया के दाम कम करना, प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना के माध्यम से इरिगेटेड लैंड में बढ़ोतरी करना, ई मंडी के माध्यम से किसानों को अपनी उपज के ठीक से दाम मिले ऐसी व्यवस्था करना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से उनको एक सुरक्षा कवच देने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी मदद करने का काम किया है। मित्रों, 13वें वित्त आयोग की कालखंड जो यूपीए सरकार का आता है और 14वें वित्त आयोग का कालखंड जो एनडीए सरकार का आता है, इसमें लगभग 2.5 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया है। 13वें वित्त आयोग में कुल मिलाकर 5 साल में 22,914 करोड़ रुपया मिलता था और 14वें वित्त आयोग में 5 साल में 57,323 करोड़ रुपया, मतलब 34,409 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी, 2.5 गुना बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई। केंद्रीय योजनाएं जैसे मुद्रा लोन, स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ठोस कचरे का प्रबंधन, मुद्रा स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि मार्केट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गोकुल मिशन, एनएचआई मिशन, इस प्रकार के कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे 19,098 करोड़ रुपया और देने का काम करा है और उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के तहत 14,200 करोड़, टोटल 3 साल में 67,691 करोड़ रुपया दिया गया है। लगभग 1,26,00,000 एलईडी बल्ब, 61 लाख जनधन अकाउंट और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 लाख एलपीजी कनेक्शन
देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरी वार्ता के बाद इसका पूरा नोट आपको पार्टी की ओर से दे दिया जाएगा। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने भी एक पारदर्शक सरकार देने का प्रयास किया है। हरियाणा में अब तक या तो कोई परिवार की सरकार चलती थी या तो कोई जाति की सरकार चलती थी। बहुत लंबे अरसे से हरियाणा वासियों ने हरियाणा की सरकार का अनुभव नहीं किया था। पहली बार मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी सरकार हरियाणा अनुभव कर रहा है। पारदर्शी भर्तियां, जिसमें स्वजातीय को नौकरी देना या सगे वालों को नौकरी देना, इसको समाप्त कर हरियाणा पुलिस, हरियाणा सिविल सर्विस, पटवारी, सिंचाई विभाग के अभियंता, शिक्षक, ये सारी भर्तियों को पारदर्शी कर जीरो करप्शन के साथ पहली बार हरियाणा में भर्तियां हुई हैं। शिक्षा विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर लागू किया है। लगभग 35,000 लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया। 91% लोगों को अपने मनपसंद स्थान देने का काम हुआ है। लिंगानुपात के लिए बहुत बधाई देने पात्र काम श्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किया है। इसको देश में 950 के साथ पहुंचाकर एक हरियाणा का सर्वाधिक लिंगानुपात लाने का प्रयास किया है। केरोसिन मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर सुवर्ण जयंती वर्ष में हरियाणा वासियों को बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटराइजेशन करके, ऑटोमेशन कर बहुत बड़े भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। प्रत्येक खेत के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया है। देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर पढ़ी लिखी पंचायतें देने का प्रयास भी हरियाणा सरकार ने किया है। ई पंजीकरण, ई स्टैंप ड्यूटी और एक ही छत के नीचे सारी औद्योगिक स्वीकृतियां देने का काम कर बहुत बड़ा काम किया है। टोल टैक्स के बैरियर हटाए गए हैं। सीधा लाभ हस्तांतरण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से किया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं और सतलुज यमुना लिंक के लिए भी हरियाणा के अंदर एक जागृति का काम किया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में खुली शौच से मुक्त करने के लिए प्रयास किए गए। इस प्रकार से हरियाणा सरकार भी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन हो या युवाओं के लिए सुविधा केंद्र खोलना हो, हर जगह पे एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। मित्रों, अंत में मैं दो बातों पर विशेष ध्यान मीडिया के मित्रों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज देश के निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय प्रणव बाबू ने एक व्यक्तिगत चिट्ठी प्रधानमंत्री जी ने प्रणव बाबू को लिखी थी, उसको सोशल मीडिया के साथ शेयर किया है। प्रधानमंत्री जी का जो भावुक पत्र है और प्रणब मुखर्जी जी का जो भावुक उसका प्रतिसाद है, वो बहुत समय के बाद इस देश में पार्टियों से ऊपर उठकर पद की गरिमा किस प्रकार से बढ़ाई जाती है, किस प्रकार से पद की गरिमाओं की ऊंचाई प्रस्तापित की जाती है, इसका एक उदाहरण है। प्रणब बाबू कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े नहीं थे, मगर उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब ना प्रधानमंत्री जी को कभी लगा कि प्रणब बाबू भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ना प्रणब बाबू को लगा कि ये कोई और पार्टी की सरकार है। अगर संविधान के दायरे में देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दो नेता संविधान की मर्यादा के अनुसार एक दूसरे के प्रति सम्मान से काम करते हैं, तो किस प्रकार से दोनों पदों की गरिमा बढ़ती है, इसके लिए एक उदाहरण आजादी के बाद प्रणब मुखर्जी जी और नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तापित किया है। मैंने नरेंद्र मोदी जी का पत्र प्रणब बाबू ने सोशल मीडिया में शेयर करने के बाद पढ़ा है। मोदी जी स्वयं स्वभाव से भावुक व्यक्ति हैं, मगर प्रणब मुखर्जी जी का जिस प्रकार से उन्होंने पत्र के अंदर प्रशंसा किया है, मैं मानता हूं
कि आने वाले कई दशकों तक देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति व्यवहार और आदर क्या होना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तापित करने का काम किया है। और इस सार्वजनिक जीवन को हर प्रकार से एक ऊंचाई देने वाला प्रयास है। मित्रों,